हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि सबसे पहले देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक्स थी वो क्या थी। फिर उसके बाद देखा कि जो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक टर्म थी किस तरीके से डिफाइन किया था। और फाइनली हमने क्या देखा, जो हीट एंड वर्क है उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा हम हीट एंड वर्क को थोड़ा इसमें भी रिकैप कर लेंगे इस लेक्चर में भी, और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है वो क्या है, और फाइनली जो यूलर थ्योरम है आपकी वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करने से पहले सबसे पहले हम हीट एंड वर्क को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हीट एंड वर्क किस तरीके से डिफाइन किया था मैंने थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट एंड वर्क वो क्वांटिटी है जो आपकी फ्लो होती है अक्रॉस द बाउंड्री जब आपकी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होती है। और हीट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती थी, आपकी जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस आता था आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और जबकि आपकी जो वर्क क्वांटिटी थी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती, जो हाइट चेंज होती थी मास की सराउंडिंग के अंदर। ठीक, और ये दोनों ही क्वांटिटी आपकी बाउंड्री पर अपियर होती थी, किसी और जगह से कोई लेना देना नहीं था। ठीक, और जो आपकी दोनों ही क्वांटिटी उनका आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाने से पहले इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी रिप्रेजेंट किया जाता है इससे यू से। ठीक, जो कि आपकी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि किसके बराबर होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। क्या हुआ, मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी है आपकी किसके बराबर है, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की जो आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी। क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, मतलब डेल्टा यू की, ना कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात किस में करते हैं हम, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में, और चेंज इन एनर्जी की बात किस में करते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो ठीक, अब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी नाम से भी जानते हैं। और ये आपका जो फर्स्ट लॉ जो आया ना आपका, वो किसके बेसिस पर आया, आपका जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पर हमारा फर्स्ट लॉ है। वो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system equal to sum of heat and work involved during change in state of the system, change in state of the system। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया, जो कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर होगा, सिस्टम की किसके बराबर होगा, जो आपकी हीट इन्वॉल्व हो रही है और जो वर्क इन्वॉल्व हो रहा है आपका, जब आपकी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होगी वो किसके बराबर, क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हुआ, आपका Q प्लस डब्ल्यू, जबकि आपका Q क्या है, हीट, और W क्या है आपका, वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो इंटरनल एनर्जी है आपकी किसके सम के बराबर होगी, हीट प्लस वर्क की। यह आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे 4 कंक्लूजन निकल करके आते हैं। जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है आपका, यहां से किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, और साथ ही जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू है वो आपका 0 होता है। ठीक, जो आपका दूसरा कंक्लूजन है यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है वो आपका क्या है,
परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब तीसरे कंक्लूजन की बात कर लें। जो आपका तीसरा कंक्लूजन है वो किससे रिलेटेड है? आपका आइसोलेटेड सिस्टम से। उसके बारे में क्या कहता है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में? ये कंक्लूजन आपका, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो आपका फोर्थ कंक्लूजन है वो भी देख लेते हैं। ठीक, वो क्या है? जो आपका फोर्थ कंक्लूजन है वो क्या है आपका? वो जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। और इसी की वजह से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम जो चारों कंक्लूजन है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कंक्लूजन में जाने से पहले कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक, जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ क्या होगी? ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी क्या आएगी डिफरेंशियल फॉर्म? डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये आपकी फर्स्ट लॉ की क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म। कैसी फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। अब बात करेंगे जो फर्स्ट कंक्लूजन आया था साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू 0। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस। तो कंक्लूजन में जाने से पहले बात कर लेते साइक्लिक प्रोसेस। किसकी बात कर लेते? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जब आपका सिस्टम सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है, उसके बाद वापस से आपकी इनिशियल स्टेट में वापस से लौट आए। तो मैंने किस तरीके से डिफाइन करा आपका साइक्लिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच सिस्टम undergoes series of transformation after that system return to its initial state। इस बात को थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी सिस्टम की साइक्लिक प्रोसेस में आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट है आपकी, वो क्या है? सेम। मतलब कि जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की आई सपोज एस आई, जो आपकी किसके बराबर होगी? जो आपकी फाइनल स्टेट है सपोज एस एफ। तो एक जो दोनों स्टेट होंगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होंगी? सेम। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कोई आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, इस पॉइंट पर आपके सिस्टम की स्टेट है S1 और इस पॉइंट पर आपकी स्टेट S2 और इस पॉइंट पर आपकी स्टेट S3। सपोज जो सिस्टम की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी, उसमें स्टेट चेंज हुई, आपका सिस्टम S2 में चला गया, ठीक, S1 से। और उसके बाद जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपका सिस्टम S2 से S3 में चला गया। जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें सिस्टम आपका S3 स्टेट से S1 में वापस से पहुंच गया। ठीक, तो इसमें जो इनिशियल स्टेट थी जहां से हम चले थे S1 स्टेट से, वापस से सिस्टम फाइनल स्टेट में S1 में ही आ गया। तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया, क्योंकि आपकी जो सिस्टम था आफ्टर द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेट में आ गया। तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया साइक्लिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। जो आपकी इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है वो क्या है आपकी? इक्वल टू S1 है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म थी वो क्या थी फर्स्ट लॉ की? डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस
डी डब्ल्यू। ठीक, अगर मुझे टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपका, मुझे ओवर द साइकिल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ओवर द साइकिल इसको इंटीग्रेट करूं तो इस इक्वेशन को क्या हो जाएगी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। जो आपका इंटरनल एनर्जी है, आपका यू जो है आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल डी यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो। उसका रीजन क्या है जीरो होने का, क्योंकि आपका जो इंटीग्रल है डी यू का वो होता है आपका यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई। सपोज जो आपकी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपकी जो इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट क्या है, सेम, तो यू एफ इक्वल टू यू आई है। तो जब यू एफ इक्वल टू यू आई होगा किसी भी साइक्लिक इंटीग्रल के लिए, तो आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहां से हमें साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या मिल गया, जीरो। ठीक, जब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू जीरो है तो आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो यहाँ से आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जो कि आपका फर्स्ट कंक्लूजन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक, जो हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होने के बारे में बात करेंगे। ठीक, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन आ गया साइक्लिक प्रोसेस। अब देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो साइक्लिक प्रोसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास कंक्लूजन आया साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या आया था आपका, साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल है डी यू वो किसके बराबर है, जीरो के। जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू किसके बराबर है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ माइनस डी डब्ल्यू। ठीक, और आपका जो आपका डी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी किसके बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो। जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंक्लूजन आया। ठीक, तो अब बात कर लें जो क्वेश्चन आया था वो क्या था। तो क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट and is correct about cyclic process, about cyclic process। जो आपके इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, जो आपका पहला ऑप्शन था वो ऑप्शन था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू जीरो, और जो आपका सेकंड ऑप्शन था वो क्या था आपका, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और जो थर्ड ऑप्शन था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वी डी क्यू इक्वल टू जीरो। जो आपका फोर्थ ऑप्शन था इसमें आपका क्या था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक इंटीग्रल के लिए जो हमने डिटरमाइन कर चुके हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू हुआ वो ही नॉट इक्वल टू होगा। तो आपकी फर्स्ट दो ऑप्शन तो है नहीं। अब थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू है। जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल है वो किस पर है, डी क्यू पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब डी क्यू का इंटीग्रल जीरो तो ये भी कैसा इंटीग्रल होगा, नॉन जीरो। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू, वो किसके बराबर दे रखा है, जीरो। तो हम जानते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो क्या था, परपेचुअल मोशन मशीन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परपेचुअल मोशन मशीन से क्या मतलब है आपका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परपेचुअल मोशन मशीन का सीधा सा मतलब है जो मशीन अपने आप काम कर सके, यानी कि विदाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी, बगैर एनर्जी के जो आपकी वर्क कर सके, वो कैसी मशीन होगी, परपेचुअल मोशन मशीन। जैसी आपकी आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसे निकल करके आता है कि परपेचुअल मोशन मशीन इज नॉट पॉसिबल, वो देख लेते हैं। जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का कंक्लूजन आया था वो क्या था, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू।
अगर मैं इसको क्वालिटेटिवली इंटरप्रेट करूँ Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू को, तो मेरा क्या हो जाएगा कि सपोज मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा दी Q अमाउंट, तो मेरा आपका W अमाउंट वर्क करके देगा सिस्टम सराउंडिंग पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, द हीट एब्जॉर्ब by the system from surrounding equal to work done by the system on the surrounding। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि कोई भी सिस्टम विदाउट एनर्जी के काम नहीं कर सकता। जहाँ आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे आपका सिस्टम तभी काम करेगा। ठीक है, और आपका ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है कोई बगैर एनर्जी के काम कर दे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो आपका बगैर एनर्जी के काम कर सके। तो ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी परपेचुअल मोशन मशीन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या, कौन सा कंक्लूजन आता है, थर्ड कंक्लूजन आता है, सेकंड कंक्लूजन आता है, परपेचुअल मोशन मशीन इज नॉट पॉसिबल। अब बात करेंगे कि जो थर्ड कंक्लूजन है उसके बारे में। जो आपका थर्ड कंक्लूजन है वो किसके बारे में, आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, वो आपका कैसे आता है, पहले देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या था, जो हमने डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना करे, वो कैसा सिस्टम होगा आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, विच डू नॉट इंटरेक्ट विद सराउंडिंग, वो कैसा सिस्टम होगा आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, जो आपका फर्स्ट लॉ है वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, जो आपकी क्यू और डब्ल्यू कैसी क्वांटिटी है आपकी, जो आपकी अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो होती हैं। ठीक, जब ये क्वांटिटी अक्रॉस द बाउंड्री कब फ्लो हो सकती है, जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करा, तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो हीट फ्लो है, जो वर्क फ्लो है अक्रॉस द बाउंड्री नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम पे। जब आपका वर्क और हीट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Q है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो क्या होगा, जीरो, और W भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्क आपकी और जो हीट है वो दोनों ही क्वांटिटी आपकी अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो करती है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम इंटरेक्ट ही नहीं करता सराउंडिंग के साथ, तो आपकी ये क्वांटिटी फ्लो नहीं होंगी। जब फ्लो नहीं होंगी तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी है, जीरो। कैसी क्वांटिटी आपकी, ये जीरो। Q भी इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, W इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो प्लस जीरो, और डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। जब आपकी किसी सिस्टम की डेल्टा यू जीरो, इसका सीधा सा मतलब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट। ये आपकी जो यू है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी यू है आपकी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका थर्ड कंक्लूजन आ गया कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक, अब बात करेंगे फोर्थ कंक्लूजन की, जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जो आपका यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स कैसा सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, यूनिवर्स जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो इसकी यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक, जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जब यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब क्या होगा, ना तो आप यूनिवर्स की एनर्जी इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो। जब एनर्जी ना डिक्रीज कर सकते हो ना इंक्रीज कर सकते हो, इसका मतलब है कि जो आपकी एनर्जी है
वो क्रिएट भी नहीं की जा सकती, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती। और यहाँ से आपका फोर्थ कंक्लूजन आता है निकल के कि जब कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, destroyed और destroyed। क्या आपका आ गया फोर्थ कंक्लूजन मेरे पास। तो ये था मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चारों कंक्लूजन कैसे आते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम कि जो आपके स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन वो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाथ स्टेट फंक्शन के बारे में। ठीक, तो स्टेट फंक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है आपका वो फंक्शन, आपका कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपकी स्टेट पे डिपेंड करे, वो कैसा सिस्टम होगा, कैसा फंक्शन होगा, आपका स्टेट फंक्शन होगा। एनी फंक्शन, एनी फंक्शन विच डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो कैसा फंक्शन होगा, आपका स्टेट फंक्शन होगा। तो आपका स्टेट फंक्शन होने का कुछ क्राइटेरिया भी होगा, तो वो क्राइटेरिया क्या है आपके स्टेट फंक्शन होने का, वो देख लेते हैं। ठीक, जो सपोज आपके पास x क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। और अगर ये स्टेट फंक्शन होगा x, तो मेरा जो उसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका जो उसका साइक्लिक इंटीग्रल है dx, वो आपका 0 होना चाहिए। जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो तीसरा क्राइटेरिया आपका, जो आपका यूलर थ्योरम फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यूलर थ्योरम फॉलो यूलर थ्योरम। ये आपके तीन क्राइटेरिया किसी भी स्टेट फंक्शन होने के। अब देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल क्या क्या है आपके पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इटर्नल एनर्जी, हेल्थ मोड एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये सब कैसे फंक्शन है आपके स्टेट फंक्शन। कैसे फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। ठीक, अब बात करेंगे कि जो पाथ फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, पाथ फंक्शन की बात करते हैं। पाथ फंक्शन, ठीक, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन से सीधा सा मतलब कोई फंक्शन जो आपका सिस्टम पाथ फॉलो करता है उस पर डिपेंड करे, वो कैसा फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन। किस तरीके से डिफाइन करा मैंने, एनी फंक्शन, एनी फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, वो कैसा फंक्शन होगा, आपका पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन होने का भी कुछ क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो पाथ फंक्शन होने का क्राइटेरिया है वो देखते हैं। सपोज बाई है आपके पास, वो कैसा फंक्शन है आपका, पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। तो उसके पाथ फंक्शन होने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो देखते हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा आपका पाथ फंक्शन होने का, वो क्या है कि जो आपका साइक्लिक इंटीग्रल है dy, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जो दूसरा क्राइटेरिया आपका कि जो आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से क्या मतलब है, सपोज आपने इंटीग्रेट किया ओवर y1 टू y2, ठीक है, और जो dy है वो आपका नॉट इक्वल टू होना चाहिए y2 माइनस y1। ठीक, जो आपका तीसरा है आपका कि यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करना चाहिए, डोंट फॉलो यूलर थ्योरम। ठीक, इनएग्जैक्ट इंटीग्रल, ठीक, इनएग्जैक्ट इंटीग्रल से। और सपोज अब एग्जांपल देखते हैं पाथ फंक्शन की। क्या देखते हैं, एग्जांपल। तो एग्जांपल पाथ फंक्शन क्या है आपके, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि जो आपके जनरली थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके पाथ फंक्शन है वो कौन कौन से, वर्क,
हीट कैपेसिटी, बाकी सारे फंक्शन कैसे हैं, स्टेट फंक्शन। ये अब तक हमारे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में अब तक इतना बताया। अब बात करेंगे यूलर थ्योरम की। किसकी बात करेंगे, यूलर थ्योरम की। ठीक, यूलर थ्योरम देख लेते हैं। ठीक, यूलर थ्योरम, सपोज आपके पास z है, वो आपका फंक्शन है x और y का। ठीक, अगर मुझे इसका डिफरेंशियल लिखना है तो क्या क्या आएगा आपका, dz डेल dz अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y इंटू dx प्लस डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x इंटू dy। सपोज आपका डेल z अपॉन डेल x क्या है आपका, एट कांस्टेंट y m है। ठीक, और डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x क्या है आपका n। अगर आपका dz किसके बराबर हो जाएगा, m dx प्लस n dy। और ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा ये डिफरेंशियल आपका, तो आपका d डेल m अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x किसके बराबर होना चाहिए आपका, डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपका, यूलर थ्योरम फॉलो करेगा। यूलर थ्योरम फॉलो करेगा और जो आपका z होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक, जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था वो प्रीवियस ईयर में नेट में, वो देख लेते हैं। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन आया था आपका, दिसंबर 2014 में, तो उसको देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ से उसमें क्या पूछा था आपका कि क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। द एग्जैक्ट डिफरेंशियल df is differential of state function f among the following is। इसमें क्या पूछा गया, जो आपका स्टेट फंक्शन है f, उसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है df, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले जो ऑप्शन था उसमें क्या दे रखा था, x dy। जो आपका दूसरा ऑप्शन था वो क्या था आपका, y dx माइनस x dy। जो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा था, आपका दे रखा था कि dx माइनस x अपॉन y dy। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा था इसमें वो क्या था, आपका जो फोर्थ ऑप्शन था डी ऑप्शन, वो क्या था, 1 अपॉन y dx माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy। ठीक, इसमें से देखते हैं कि df का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो कौन सा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के बराबर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए आपका यूलर थ्योरम फॉलो करना चाहिए। तो अब ये देखेंगे जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म दे रखी है ये, तो इनमें से यूलर थ्योरम फॉलो कौन सी करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए। ठीक है, जो ए है आपका x dy है, जो आपका dx है वो क्या है इसमें 0। ठीक है, जब dx ही 0 हो गया तो यूलर थ्योरम फॉलो करने की तो बात ही नहीं होती। ठीक, तो ये आपका यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। ठीक है, बी ऑप्शन क्या, बाई dx माइनस एक्स dy। और ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा तो आपका जो आपका डेल dy अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x आपका इक्वल होना चाहिए माइनस डेल x अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये y को 1 इक्वल टू -1 आ रहा है, तो ये आपस में दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूलर थ्योरम फॉलो नहीं कर रहा। तो अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, dx माइनस एक्स अपॉन वाई dy। और ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डेल 1 अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल y x अपॉन y। ठीक,
ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 0 इक्वल टू -1/y, जो कि आपस में 0 इक्वल टू -1/y है नहीं, तो ये कैसा है आपका यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, ये है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं इसके बाद कि फोर्थ ऑप्शन आपका फॉलो करेगा या नहीं करेगा यूलर थ्योरम को। जो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका 1/y dx माइनस xy y² dy। ठीक है, तो अगर ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा आपका डेल 1/y अपॉन डेल y आपका किसके बराबर होना चाहिए, माइनस डेल x अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। तो आपका यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करोगे रेस्पेक्ट टू 1/, तो ये क्या आ जाएगा -1/y², और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से भी जब रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे x के, तो क्या आ जाएगा -1/y²। तो ये आपस में क्या आ गया, इक्वल। तो आपका ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, यूलर थ्योरम। तो आपका जो फंक्शन f है, जो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो क्या है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो आपके स्टेट फंक्शन है या आपका पाथ फंक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं आइडियल गैस के लिए। ठीक है, जो आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, वो स्टेट फंक्शन है किसी भी आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि वो स्टेट फंक्शन कैसे आते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आपकी 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT होती है, RT। ठीक, P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, RT/V। और मेरा P किसका फंक्शन है आपका, V और T का R क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपका प्रेशर है वो आपका स्टेट फंक्शन है, ये प्रूव करने वाला हूँ। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ये स्टेट फंक्शन है आपके आइडियल गैस के लिए। ठीक, तो उसके लिए ट्राई कर लेते हैं। ठीक, अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, तो क्या होगी आपकी dP इक्वल टू डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू dV प्लस डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt। ठीक, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा डेल P अपॉन डेल V किसके बराबर होगा आइडियल गैस के लिए, क्योंकि P बराबर आपका क्या है, P इक्वल टू RT/V, डेल P इसका हो जाएगा RT/V अपॉन डेल V। ठीक, ये किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद आपका -RT/V²। ठीक है, और इसको आप इसको निकालोगे तो k किसके बराबर आएगा आपका डेल अपॉन RT/V अपॉन डेल T, तो ये किसके बराबर आएगा R/V के। और इन दोनों वैल्यू को पुट करूँ मैं अब डिफरेंशियल फॉर्म में, तो क्या आएगा आपका dP इक्वल टू -RT/V², ठीक, dV प्लस आपका R/V dt। और ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा, तो यूलर थ्योरम फॉलो करेगा तो आपका क्या हो जाएगा डेल -RT/V² अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V किसके बराबर होगा आपका डेल R अपॉन V अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा T के रेस्पेक्ट में R/V², और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ रेस्पेक्ट टू V, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -R/V²। तो ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके यूलर थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूलर थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, तो यूलर थ्योरम फॉलो करने का मतलब है कि जो आपका प्रेशर है वो कैसा फंक्शन हो गया, प्रेशर आपका स्टेट फंक्शन होगा। इसी तरीके से आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक, ठीक है, अब बात करते हैं जो वर्क है आपका, जो वर्क है वो कैसा फंक्शन है आपका पाथ फंक्शन, वो कैसे देख लेते हैं। ठीक, वो आपका यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करना चाहिए अगर वर्क आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वर्क ये देख लेते हैं। ठीक है, वर्क जो आपका वर्क है वो कैसा फंक्शन है आपका
पाथ फंक्शन है उसको प्रूफ करना है। कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन, उसको प्रूफ कर लेते हैं। जो वर्क बराबर होता है, ठीक है, वर्क बराबर अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या है? W इक्वल टू माइनस पी डी वी। जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल के लिए क्या है? पी वी इक्वल टू आर टी। अगर मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्म लिखूँ तो पी डी वी प्लस बी डी पी इक्वल टू टी आर डी आर प्लस आर डी टी। तो ये आपका आर क्या है? कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा? 0। तो बी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू आपको हो जाएगा आर डी टी। अगर मुझे माइनस पी डी वी निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका? पी डी पी माइनस आर डी टी हो जाएगा। माइनस पी डी वी ये आपका किसके बराबर है? डी डब्ल्यू के। ठीक, ठीक है। अगर मेरा वर्क पाथ फंक्शन है तो आपका यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका यूलर थ्योरम फॉलो नहीं करेगा तो वो आपका नॉट इक्वल टू आना चाहिए डेल डी वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, कांस्टेंट पी नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका डी आर अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी। ठीक, तो ये आपका ये क्या है? डी आर क्या है? कांस्टेंट। तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी क्या आएगा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी? अगर मुझे v निकालना तो v किसके बराबर होता है? आर टी बाई पी। और मुझे इसके डिफ्रेंशिएट करना है रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरा क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट पी आर बाई पी। तो आपका यहाँ से क्या आ गया? आर बाई पी इक्वल टू 0। तो ये आपस में दोनों नॉट इक्वल है। तो आपका W कैसा फंक्शन हो गया? आपका पाथ फंक्शन। ठीक, आज के लेक्चर में आपका जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होगा। अब मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखा कि जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने जो उसके 4 कंक्लूजन हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद डिस्कस किया स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, और जो फाइनली हमने क्या डिस्कस किया? यूलर थ्योरम। और साथ में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे यहाँ से वो भी डिस्कस कर लिया। और उसके बाद देखा कि जो आपके प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन किसी भी आइडियल गैस के लिए। और जो वर्क है आपका कैसा फंक्शन है? आपका पाथ फंक्शन है आइडियल गैस के लिए। ठीक, if you like the content then subscribe. Thank you everyone to watch the video. Thank you.